सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टैक्सेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द सीए इंटरमीडिएट। सो सारे बच्चे लास्ट तक इस वीडियो को देखना, और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अपन चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है आपका इनकम टैक्स का, दैट इज़ अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो हम यहाँ पर इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे यहाँ पर इन अ कंसाइज मैनर। और इफ़ यू वांट दैट काइंड ऑफ नोट्स तो इसकी पीडीएफ इसके नीचे लिंक में अटैच कर दी जाएगी, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। करेक्ट। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन अबाउट द इनकम टैक्स। राइट। सो यहाँ पर हम इनकम टैक्स का अल्टीमेटली जो फर्स्ट चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बारे में बातें करेंगे। एंड हाँ, इस बुक का नाम टैक्सेयर है। राइट। It is the origin word of the taxation, from that particular word is arise, right? So later on we will discuss about the thing. चलिए, तो देरी ना करते हुए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि सर किस तरीके से टैक्सेशन के प्रोविजंस एक रियल लाइफ में, एक बिजनेसमैन की लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं, और एज ए कंसल्टेंट हम उन लोगों को एडवाइज करते हैं इस चीज़ के रिगार्ड में। देखो, एडवाइस कब कर पाओगे? जब आप उस चीज़ को इन डेप्थ में जानते हो, उन लॉज को, उन प्रॉब्लम्स को जो एक बिजनेसमैन को अराइज होने वाली है। राइट। तो यहाँ पर हम हर एक चीज़ को समझेंगे, लॉ में क्या डिफाइन किया गया है, किस तरीके से टैक्सेशन लगता है, किस पर नहीं लगता है, सब चीज़ें देखेंगे। राइट। चलिए, तो सबसे पहले सब कुछ बेसिक चीज़ है कि अल्टीमेटली सर ये पावर कहाँ से आती है, कौन इसे लगाता है, सारी चीज़ें। ठीक। सबसे पहले देखो, मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सेशन हियर। राइट। तो टैक्सेशन की मीनिंग के रिगार्ड में देखो, आर्टिकल नंबर 366 सबसेक्शन 28 के अंदर क्या लिखा हुआ है। टैक्सेशन इंक्लूड्स द इम्पोजिशन ऑफ एनी टैक्स और इम्पोस्ट, लगाना, whether general or local or special, and tax shall be construed accordingly। मतलब टैक्सेशन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कर है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी तरीके का कोई भी चार्ज आपको अगेंस्ट में लगाना है, तो दैट इज कॉल्ड टैक्सेशन। अभी अलग अलग नाम पर अलग अलग तरीके का हो सकता है, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे बच्चों। नॉर्मली यदि बात की जाए तो टैक्सेशन दो तरीके का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्सेशन और एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर हम जीएसटी पढ़ते हैं, और डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर हम इनकम टैक्स पढ़ते हैं सीए क्यूरिकुलम के अंदर। डिफरेंस क्या होता है सर दोनों में? तो देखो, डायरेक्ट टैक्स में इम्पैक्ट और इंसिडेंस फॉल ऑन अ सेम पर्सन। मतलब भाई मैंने इनकम कमाई तो मेरी इनकम पर जो टैक्स भरूंगा ना, वो भी मैं ही भरूंगा, कोई और पर इस चीज का इम्पैक्ट या इंसिडेंस नहीं आएगा। एक ही व्यक्ति पर इम्पैक्ट आएगा और वही इसका इंसिडेंस भी बॉर्न करेगा। राइट। और वहीं यदि मैं बात करूं सर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में, तो यहाँ पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस फॉल ऑन अ डिफरेंट पर्सन, अलग अलग पर्सन पर इनका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जीएसटी आप देखते हो, आप बाजार में, मार्केट में कोई भी गुड्स या सर्विसेज जब परचेज करते हो तो उस पर एक टैक्स लग कर आता है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने, वहाँ नीचे लिखा आता है इंक्लूडिंग जीएसटी 5% और अमाउंट लगा करके, और इनवॉइस में एड करके आपको दे दी जाती है। आप शॉपकीपर को वो पेमेंट कर देते हो। अब पता है, दुकानदार के पास जो पैसा गया ना, उसमें उस गुड्स की वैल्यू भी गई और साथ ही साथ जीएसटी भी गया, और उस जीएसटी को आप जमा नहीं कराओगे एज ए कस्टमर, वो दुकानदार आपके बिहाफ पे उस टैक्स को जमा करा रहा है। मतलब इंपैक्ट किसी और पर है और इंसिडेंस किसी और पर है सर, तो हम उस सिचुएशन में से क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जनरली जीएसटी इस कैटेगरी में फॉलो होता है, और डायरेक्ट टैक्सेशन में इंडिया में इनकम टैक्स फॉलो होता है। राइट। यहाँ तक चीज़ें आसान है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 लाइन में कंप्लीट होता है, लास्ट में आप इजीली रिवाइज कर सकते हो उसको। राइट। चलिए आगे देखते हैं। सर पावर टू लेवी टैक्सेस, कौन ने अधिकार दिया है सर? कहाँ से ये अधिकार आता है गवर्नमेंट के पास कि वो टैक्स लगा सकते हैं एक व्यक्ति के इनकम पर? तो देखो, हमारे यहाँ पर एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 265, और पता है इस आर्टिकल में कितनी प्यारी लाइन लिखी गई है। यहाँ लिखा गया है, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ के अलावा कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है सर, कोई ऐसी चीज नहीं है जो टैक्स चार्ज कर सकती है। सिर्फ यदि अथॉरिटी ऑफ लॉ है आपके पास, लॉ ने आपको यदि ऑथराइज किया हुआ है कलेक्ट करने के, तभी आप उसे कलेक्ट कर सकते हो। मतलब लॉ होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। करेक्ट। अब सर वो कहां से आएगा? तो सुनो, उसके लिए आर्टिकल नंबर 246 दिया हुआ है, और आर्टिकल नंबर 246 के अंदर एक्चुअली में 3 लिस्ट दी हुई है सर। 3 लिस्ट कौन कौन सी दे रखी है सर? एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट।
सर यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? तो इन लिस्ट में अलग अलग मैटर लिखे होते हैं जिन पर लॉ बनाया जाएगा। यूनियन लिस्ट में जो मैटर लिखे होते हैं वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है टैक्सेशन से रिलेटेड या जो भी अदर मैटर है उनसे रिलेटेड लॉ लगाने का, लॉ बनाने का, ऑपरेट करने का, इंप्लीमेंट करने का, राइट। सर ऐसे ही स्टेट लिस्ट में भी कुछ मैटर्स दिए होते हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है, लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के पास ये राइट होता है, वो कानून बना सकता है उन मैटर्स पे। और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसे मैटर्स डाले जाते हैं जहां दोनों मिलकर के लॉ अल्टीमेटली बना सकते हैं, प्रोविजंस बना सकते हैं। सर अब इस लिस्ट में इनकम टैक्स कहाँ लिखा है? तो देखो उसके लिए मैंने नीचे आपको एक एंट्री स्पेसिफाई करी है, एंट्री नंबर 82। देखो वैसे यूनियन लिस्ट बहुत बड़ी है बट उस लिस्ट में हमारी जो काम का मटेरियल है वो एंट्री नंबर 82 है, जहां पर ये लिखा गया है सर कि इट हैज गिवन द पावर टू मेक द लॉज ऑन टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब यहां पर राइट दिया गया है सर इनकम पर टैक्स लगाने का, बट अदर देन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर इनकम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट नहीं है सर लॉ बनाने का। एम आई राइट? चलिए सर स्टेट लिस्ट में भी एक एंट्री दे रखी है, एंट्री नंबर 46। व्हाट इट डिफाइन? देखो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब नहीं है, तो समझ में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट को ये लॉ दिया हुआ है, ये राइट दिया हुआ है सर कि स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ सर रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चरल इनकम। और वैसे मैं आपको बताऊं एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, कोई भी स्टेट इस पर टैक्स नहीं लेती है, राइट। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यदि आपको कोई क्वेरीज होती है आप जस्ट कमेंट करो नीचे, आई विल रिप्लाई योर कमेंट्स। उसके बाद आता है सर कि ये इनकम टैक्स का एक ओवरव्यू ले हम हल्का फुल्का सा, तो मतलब क्या क्या चीजें आती है। तो देखो क्या क्या चीजें हैं जिनसे मिलकर ये पूरा एक्ट बनता है, पूरा लॉ बनता है और जो हमें पढ़ना भी है, राइट। हाँ ये जरूर हो सकता है कि कुछ पार्ट अभी आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाएगा, कुछ पार्ट आपको फाइनल में अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाएगा जब अपन और अगर हायर लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पर फॉलोइंग कंपोनेंट्स इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट खुद इट सेल्फ एक्ट जो है 1961 में जैसे इंप्लीमेंट किया गया था, पास किया गया था। उसके बाद हर साल एक बजट आता है, एनुअल फाइनेंस एक्ट बोलते हैं इसे, एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर साल ये नई टैक्स की रेट प्रिस्क्राइब करता है, कुछ नए चेंजेस हो तो वो बताता है, वो भी इसका पार्ट होगा लॉ का। इनकम टैक्स रूल्स, ये अलग से 1962 में इनकम टैक्स को ही डिफाइन करने के लिए कई जगह पर रूल्स की जहाँ रिक्वायरमेंट थी अलग से डिपार्टमेंट ने इशू किए थे, वो भी जगह जगह पर जहाँ जहाँ रूल्स यूज में लिए जाएंगे वैल्यूएशन के लिए, जहाँ पर भी जब अपन सैलरी हेड पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी परक्यूजिट्स वैल्यू की जाती है, तो वो वैल्यूएशन के रूल्स आपको रूल्स कहाँ मिलते हैं? इनकम टैक्स रूल्स एक्ट 1962 में। कुछ सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस होती हैं जो सीबीडीटी समय समय पर टाइम टू टाइम इशू करता है फॉर दी अल्टीमेटली कोई भी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, कोई भी एम्बिक्यूटीज हो रही है प्रोविजंस के अंदर, कोई कंफ्यूजन है तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के रिगार्ड में। और लास्ट में कुछ लीगल डिसीजंस और कोर्ट के होते हैं सर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे ये लॉ रियल लाइफ में यूज़ होता है, लोग इसे यूज़ करते हैं तो कई जगह डिस्प्यूट आते हैं। कुछ लोगों का बोलना होता है कि सर इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए पर एक्ट में कुछ दिया हुआ है, तो कई बार गवर्नमेंट फिर जो लॉ है अल्टीमेटली जो आपका जुडिशरी सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये फिर उस चीज़ को डिफाइन करते हैं, उसे दोबारा से इंटरप्रीट करते हैं प्रोविजन को। तो वहाँ जहाँ कई बार भी एम्बिग्यूटीज है प्रोविजंस में वो क्लैरिफाई की जाती है लीगल डिसीजंस की मदद से, ये पर इंटरमीडिएट के लेवल पर आपको नहीं है, केस लॉज आपको नहीं पढ़ने हैं, राइट। चलिए सबसे पहले मैं एक एक करके फैक्टर के बारे में बात करता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट 1961 से जो हम पढ़ेंगे वहाँ क्या क्या पढ़ने वाले। तो देखो पहली बात तो ये जो पूरा एक्ट है होल इंडिया पे लगता है, यहाँ एक्सेप्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, ध्यान रखना, पूरे इंडिया पे लगेगा, पूरे के पूरे इंडिया पे, ओके। एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। तो 1962 1 अप्रैल को ये एक्ट आपका एनफोर्स कर दिया गया था। एंड इट कंटेन द सेक्शन 1 to 298, तो 298 टोटल सेक्शंस है, पर इससे खुश नहीं होना है। क्यों सर? इसके अंदर इनके बहुत सारे सब सेक्शंस होंगे, प्रोविजंस होंगे, प्रोविजोज होंगे, उनकी एक्सप्लेनेशंस होंगी, तो डोंट वरी, कंटेंट तो बहुत सारा होने वाला है। बट हाँ इन नोट्स में मैंने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कंसाइज किया है जितना अप टू अपन कर सकते थे। एंड कुछ शेड्यूल्स हैं जहाँ पर अलग अलग चीज़ें स्पेसिफाई की गई है, 1 से लेकर 14 तक 14 तक शेड्यूल्स हैं जो आपको देखने होंगे। सेक्शंस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे सब सेक्शंस, क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज होते हैं जो हम रिलेवेंट जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको डिफाइन करूँगा।
कुछ सेक्शंस में अलग से कुछ प्रोविजोस और एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं, यदि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है उसके रिगार्ड में या कोई अलग से कोई कंडीशन है तो वो उनके एक्सप्लेनेशंस और प्रोविजंस में डिफाइन की जाती है रेलेवेंट सेक्शन में। इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडरगोज चेंजेस एवरी ईयर बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट। मैंने बताया था ना, हर साल एक बजट पास होता है जिसमें कुछ चेंजेस होने होते हैं एक्ट में, तो वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली एक्ट मॉडिफाई भी होता है ईयर टू ईयर। चलिए सबसे पहले हम इस फाइनेंस एक्ट के बारे में बात करते हैं सर। सेकंड जो कंपोनेंट है आपके इनकम टैक्स का वो है फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट हर साल सर अल्टीमेटली पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और बाद में से एज ए दोनों हाउसेस से पास कराने के बाद, प्रेसिडेंट की एक्सेंट मिलने के बाद ये लॉ का पार्ट बन जाता है, राइट। चलिए यदि मैं इस पर्टिकुलर फाइनेंस बिल के बारे में बात करूं तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो 4 ये पार्ट है जो फर्स्ट शेड्यूल में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं रिगार्डिंग टू द इनकम टैक्स, क्योंकि हमें इनकम टैक्स से मतलब है यहाँ पर, बाकी और क्या क्या होता है उस एक्ट में उससे मतलब नहीं है। इनकम टैक्स से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑफ शेड्यूल 1 यहाँ प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। सर क्या क्या होता है इन पार्ट्स में? तो देखो पार्ट 1 जो बात करता है ना, वो बात करता है टैक्स रेट्स के बारे में कि भाई जो अब करंट ईयर आ रहा है, जो अब जो प्रीवियस असेसमेंट ईयर आएगा नेक्स्ट, इस करंट जो असेसमेंट ईयर है उसके लिए क्या रेट्स एप्लीकेबल होंगी सर, क्या रेट पर टैक्सेस इंप्लीमेंट किए जाएंगे, वो नई रेट बताई जाती है। सर पार्ट 2 के अंदर टीडीएस की रेट बताई जाती है, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। ये क्या होता है ये मैं आपको जब आगे चैप्टर पढ़ाऊंगा टीडीएस, वहां पर इसके बारे में लॉजिकली हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे। वैसे मैं नॉलेज के लिए बता देता हूं, कई बार गवर्नमेंट कुछ पेमेंट्स के केसेस में अर्ली टैक्स ले लेती है, मतलब एक तरह से पेमेंट देते ही, नॉर्मली टैक्स की लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर में आती है, पर टीडीएस के केस में आप पहले से उसका पार्ट काट के रख लेते हो, जब टैक्स भरोगे आप तो वहां पे उसे सेट ऑफ कर लिया जाएगा, राइट। और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, बट वो उस रेस्पेक्टिव चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, राइट। उसके बाद यदि मैं बात करूं पार्ट 3 के बारे में, तो पार्ट 3 में नॉर्मली यदि मैं बात करूं तो रेट्स दी जाती है किस चीज के रिगार्ड में, सैलरी इनकम को कंप्यूट करने के लिए। सैलरी के लिए कुछ स्पेसिफिक टैक्स रेट्स हैं जो हर साल उस एक्ट में पार्ट 3 के अंदर स्पेसिफाई की जाएंगी, और साथ ही साथ एडवांस टैक्स से रिलेटेड भी प्रोविजन यहाँ पार्ट 3 में दिए जाते हैं यदि उसमें कोई चेंज होता है तो। पार्ट 4 गिव्स द रूल्स फॉर कंप्यूटिंग द नेट एग्रीकल्चर इनकम। पार्ट 4 के अंदर आप लोग देखोगे कि एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड यदि कोई प्रोविजंस या कोई चेंजेस हुए तो वो वहां पर प्रिस्क्राइब किए जाएंगे बच्चों। आई होप यू गेट माय पॉइंट। 4 पार्ट बताएं। पार्ट 1 में रेट ऑफ टैक्सेस जो करंट जो आपका असेसमेंट ईयर वहां अप्लाई होंगी। पार्ट 2 में टीडीएस की रेट्स, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स की जो भी रेट एप्लीकेबल होने वाली है असेसमेंट ईयर पे, वो डिफाइन की जाएंगी। पार्ट 3 में अंदर टैक्स रेट्स प्रिस्क्राइब की जाएंगी सैलरी हेड से रिलेटेड इनकम को कंप्यूट करने के लिए और एडवांस टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस के रिगार्ड में। और पार्ट 4 में हमने क्या देखा था बच्चों, पार्ट 4 के अंदर आप लोग आपकी जो एग्रीकल्चर वाली ये जो इनकम है इसकी कंप्यूटेशन से रिलेटेड रूल्स यहाँ पर देखोगे, ठीक है। चलो तो दिस इज योर अबाउट फाइनेंस एक्ट। उसके बाद थर्ड जो कंपोनेंट आता है वो आता है इनकम टैक्स रूल 1962। व्हाट इट सेड, तो 1962 जो ये रूल है सीबीडीटी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीडीटी, एनीवन नोस? नो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, करेक्ट। तो ये एक तरीके से बोलो तो डिपार्टमेंट के भी ऊपर जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो सीबीडीटी होती है। तो सीबीडीटी इज एम्पावर्ड, सर उसको पावर दिया गया है लॉ के द्वारा, क्या, रूल्स बनाने के लिए। इस एक्ट को सही से चलाने के लिए कहीं जरूरत पड़ती है किसी प्रकार की कुछ एक्सप्लेन करने के लिए एसएससीज को, तो आप एक जनरल इंटरेस्ट में कुछ सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस इशू कर सकते हो सर। तो इनकम टैक्स रूल्स जो है वो एक तरह से डिपार्टमेंट को पावर दी गई है कि आप इनके थ्रू कोई भी चीज स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स 1961 सीबीडीटी फ्रेम द रूल फ्रॉम टाइम टू टाइम and these rules are collectively called what, the income tax rule 1962, जहां पर इन रूल्स के अंदर इन चैप्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। रूल्स के अंदर बहुत सारे सब रूल्स होते हैं, प्रोविजोस होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होती है, जैसे नॉर्मली एक्ट में सेक्शंस के साथ होता है। द प्रोविजो टू अ रूल ऑफ सब रूल स्पेल आउट द एक्सेप्शंस टू द लिमिट, कंडीशंस, गाइडलाइंस, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सब रूल होते हैं या सब सेक्शंस होते हैं, प्रोविजोस होते हैं, एक्सप्लेनेशंस, वो क्या बताते हैं, वो मेन जो प्रोविजन है उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई एक्सेप्शंस है, कोई कंडीशंस है, कोई वैल्यूएशंस है, तो उससे रिलेटेड बातें करते हैं। द एक्सप्लेनेशंस इज गिव द क्लैरिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ द रूल। डेफिनेटली ये जो स्पेसिफिक आप अलग अलग से एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड जो करते हो वो एक्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग को समझने में आपकी मदद करती है, राइट। तो दीज आर योर इनकम टैक्स रूल which is ultimately issued by the CBDT because the CBDT is empowered to make the rules, right। और ये collectively हम इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स एक्ट रूल 1962, एक्ट 1961 था। फोर्थ,
सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, बिल्कुल सीबीडीटी के पास अलग से भी एक राइट दिया जाता है समय समय पर सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस इशू करने के रिगार्ड में। यदि कोई दिक्कत आती है ड्यूरिंग दी ऑपरेशंस ऑफ द लॉ, इंप्लीमेंटेशन में, उसके ऑपरेशंस में कभी दिक्कत आती है तो आप वहां पर इशू कर सकते हो। तो सर्कुलर्स भी सीबीडीटी के द्वारा इशू किए जाते हैं टाइम टू डील विद द सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड टू क्लैरिफाई द डाउट रिगार्डिंग द स्कोप एंड मीनिंग ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। कई बार डिफाइन नहीं हो पाता है, कुछ प्रोविजंस में क्लैरिफाई नहीं हो पाता है कि किस पर लगेगा या नहीं लगेगा, तो उसके रिगार्ड में डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम पर कुछ एक्सप्लेनेशंस होती है या फिर मैं बोलूँ सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस इशू कर सकता है, राइट। चलिए, सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ ऑफिसर्स एंड द एसएससीज। बिल्कुल, एसएससी को कोई चाहिए एक्सप्लेनेशन या फिर डिपार्टमेंट को कहीं पर डाउट है तो वहां पर आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। हाँ, द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखिए क्या, कि डिपार्टमेंट इज बाउंड बाय द सर्कुलर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिपार्टमेंट जो है वो बाउंड रहता है सर्कुलर्स के रिगार्ड में। मतलब यदि सीबीडीटी ने कोई सर्कुलर इशू किया है तो डिपार्टमेंट को मानना ही पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि सर ये रूल्स या ये जो पर्टिकुलर सर्कुलर इशू किया गया है वो मेरे काम का नहीं है या मेरे रेगुलेशन सही नहीं हो पाएंगे तो मैं तो नॉर्मल प्रोविजंस ही कंप्लाई करूंगा। नहीं, डिपार्टमेंट इज ऑलवेज बाउंड टू अल्टीमेटली व्हाट विद दी सर्कुलर्स जो सीबीडीटी के द्वारा इशू किए जाते हैं। बट हाँ, एक फायदा है यहाँ पर क्या, सर्कुलर्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन दी एसएससीज। हाँ, एसएससी के लिए फायदा है उस सर्कुलर को कंप्लाई करने में तो करेगा, नहीं है तो वो फिर नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई कर सकता है। पर डिपार्टमेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है, डिपार्टमेंट को तो जो सर्कुलर ने बोल दिया वो करना पड़ेगा। हाँ, नोटिफिकेशंस देखो ये थोड़े ऊपर वाले लेवल से आती है, मतलब वो तो सीबीडीटी इशू करा था, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है। और हाँ, सीबीडीटी के पास भी रूल होता है, मतलब अल्टीमेटली पावर होती है इसके रिगार्ड में, रूल्स वगैरह बनाने के रिगार्ड में। हाँ, बट इसमें जो सबसे बड़ी बात जो याद रखने वाली है वो ये है सर कि नोटिफिकेशंस जो है वो दोनों पे कंप्लाई होगी, मतलब दोनों इसके लिए बाउंड होंगे, चाहे वो डिपार्टमेंट हो चाहे वो एसएससी। तो ये जो एक पॉइंट है डिफरेंशिएशन का, इसको थोड़ा ध्यान रखना बच्चों कि सर्कुलर्स जो होते हैं वो आपके सिर्फ डिपार्टमेंट पे बाउंडिंग होते हैं, एसएससी पर नहीं होते हैं। वहीं यदि मैं बात करूं नोटिफिकेशंस के रिगार्ड में तो नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट एंड एसएससी दोनों पर बाइंडिंग होती है, राइट। आई होप यू गेट माय पॉइंट। उसके बाद कोर्ट के कुछ लीगल डिसीजंस होते हैं सर जो टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किए जाते हैं और वो बाद में लॉ का अल्टीमेटली फेस ले लेते हैं और अकॉर्डिंगली उन्हें यूज़ किया जाता है जब कभी भी वो सिचुएशंस अराइज होती है तो। बट यहाँ इंटर के लेवल पे आपको केस लॉस डिस्कस नहीं किए जाएंगे, राइट। तो it refers to the decision which is given by the courts. The study of case law is an important and unavoidable part of the study of income tax. बिल्कुल अच्छे से एक्ट को समझना है तो सर आप लॉज को इग्नोर नहीं कर सकते जो केस लॉज पास्ट में हुए हैं, क्योंकि हर जगह पर जहां जहां कोई इश्यूज होंगे उन्हें रिजॉल्व किया गया होगा। It is not possible for the parliament to conceive and provide for all the possible issues that arise in the implementation of any act. Hence, the judiciary will hear the disputes between the assessees and the department and give the decision on various issues. पता है ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सर जब पार्लियामेंट एक्ट बनाती है ना, जब लॉज बनाती है तो वो इस सिचुएशन में नहीं होती कि वो हर उस इशू को उस समय पर इमेजिन कर ले कि भाई उस समय पर जब एक्चुअल में हम इसे इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो यहाँ दिक्कत आएगी या यहाँ, वो तो ऊपर ऊपर से बना दिया। पर जब एक्चुअल टाइम में जब वो जाता है यूज होने के लिए, जब एक एक चीज निकल के आती है तब वहां पर डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होंगे सर? हर व्यक्ति क्या पार्लियामेंट में लाइन लगाएगा कि भाई आज ये दिक्कत आई थी बताओ कैसे होगा? नहीं, उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया। लॉ आप टैक्स मतलब अल्टीमेटली पहले इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल्स में आपका केस जाएगा, वहां से आप सेटिस्फाइड नहीं हो फिर हाई कोर्ट जाएगा एंड देन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट लॉ को इंटरप्रेट करने का काम करता है। तो यदि वो कोई वर्डिक्ट देता है, कोई इंटरप्रिटेशन देता है तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर एक्ट, योर लॉ। The Supreme Court is the apex court of the country and the law laid down by the Supreme Court is the law of land. Supreme Court ने यदि कोई verdict दे दी तो वो आपके देश का कानून बन जाता है, correct? And the decisions given by the various high court will also be applied in the respective states in which the high court have a jurisdiction. बिल्कुल कुछ ऐसे मैटर होते हैं जहां पर किसी हाई कोर्ट का कोई डिसीजन होता है तो आप उस हाई कोर्ट वाला जो जुरिडिक्शनल एरिया है उस स्टेट में उसे यूज ले सकते हो, बाकी जगह पे वो कंप्लाई नहीं होगा। लिखा हुआ ना केस लॉज आर डील्ड विद एट द फाइनल लेवल, तो ये फाइनल लेवल पर डिस्कस किया था, यहाँ नहीं करना, यहाँ में बेसिक एक्ट में क्या क्या चीज़ है वो बननी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सर इनकम टैक्स को पढ़ने, देखो इनकम टैक्स नहीं, किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए, टैक्सेशन से रिलेटेड एक्ट को पढ़ने के लिए एक चार्जिंग सेक्शन जरूर देखना पड़ता है।
अल्टीमेटली सर ये जो टैक्स आप लगाओगे, ये लगाओगे किस पर? व्हाट इज द चार्जिंग सेक्शन, किस चीज पर है ये टैक्स? तो देखो सबसे पहले तो ये चार्ज जो है ये इनकम पर है। तो ये जो चार्जिंग सेक्शन है ये 3 चीजों के बारे में स्पेसिफिकली बात करता है। सबसे पहले तो सर मैं इनकम पर टैक्स लगाऊंगा। दूसरा सर किस रेट पर टैक्स लगाओगे, तो वो भी ये राइट अल्टीमेटली चार्जिंग सेक्शन स्पेसिफाई करता है कि एक स्पेसिफाइड रेट पर, एक स्पेसिफाइड इनकम पर अल्टीमेटली, और किसकी इनकम पर? एक स्पेसिफिक पर्सन की इनकम पर। तो सर ये जो चार्जिंग है वो 3 चीज पर डिपेंड करती है। पर्सन कौन है, उसने किस तरीके की इनकम कमाई है, और उस रेस्पेक्टिव इनकम पर कौन सी वाली रेट एप्लीकेबल होगी। तो चार्ज ऑफ दैट टैक्स विल डिपेंड ऑन 3 थिंग्स। इज व्हाट? पर्सन, द अमाउंट ऑफ इनकम जो वो पर्सन ने अर्न की हुई है, एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट? द रेट एप्लीकेबल टू दैट इनकम। आई होप यू गेट माय पॉइंट। तो ये 3 चीजें चार्जिंग सेक्शन में बताना जरूरी होता है। अब हम 3 चीजों के बारे में फुल एक्सप्लेनेटरी प्रोविजंस लेटर ऑन स्टेजेस में देखेंगे। हाँ, एक चीज और लास्ट में बताऊंगा कि जो ये टैक्स लगाया जाता है ना बच्चों, ये टैक्स पता है कैसे लगाया जाता है? ये हमेशा उस इनकम पर चार्ज किया जाएगा। किस पर? प्रीवियस ईयर की इनकम पर, नॉट द असेसमेंट। नॉर्मली होगा क्या, जैसे 16-17 में अपने कोई इनकम कमाई तो उसकी इनकम पर टैक्स 17-18 में दोगे। नेक्स्ट जो ईयर होता है वो असेसमेंट। अभी मैं कुछ डेफिनेशंस आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब सर जनरल किसी असेसी की इनकम कैलकुलेट करनी हो तो हाउ वी विल कैलकुलेट, अब ये बताइए। तो उसके लिए एक फॉर्मेट मैंने यहाँ डिजाइन किया हुआ है बच्चों। इस फॉर्मेट में जहां जहां पर आपको किन किन चीजों का मतलब अल्टीमेटली अलग अलग स्टेजेस पे ध्यान रखना है वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो काफी ध्यान से अच्छे से देखना। यहाँ मैं आपको एक तरह से पूरे एक्ट से गो थ्रू करा दूंगा, जिसके बारे में हम लेटर ऑन हर एक आइटम के बारे में एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा आपको। जैसे देखो सबसे पहले क्या लिख रहा है यहाँ पर, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। एक्चुअली में पता है क्या है, इस एक्ट में जो टैक्स की रेट है ना, या इनकम्स पर टैक्स जो एप्लीकेबल है वो डिपेंड करता है उस असेसी के रेजिडेंशियल स्टेटस पे। इसके लिए हम सेकंड जो चैप्टर पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस, वहां में इस चैप्टर के इस रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पॉइंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो पहले तो ये डिफाइन करो कि असेसी क्या है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू डिटरमाइन द इनकम। अब सर इनकम कौन कौन सी, तो देखो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो इनकम होती है उसे 5 हेड में क्लासिफाई किया जाता है। एक बार बता रहा हूं, ध्यान रखना, और ये हर बार काम आएगा, अच्छे से समझना। देखो एक व्यक्ति इनकम कैसे कैसे कमा सकता है ये सोचो। सर सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि पढ़ लिख करके अपन जो अपनी कंप्लीट करें एजुकेशन और फिर किसी के यहाँ पे जॉब कर लेते हैं, मतलब एज ए एम्प्लॉय, राइट। तो एज ए एम्प्लॉय जब आप किसी के यहाँ पे काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी डेफिनेटली। तो एक तो बंदा सैलरी के बेसिस पे इनकम कमा सकता है। सर कुछ लोग होते हैं ना पैसे वाले, बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं, मतलब लाइक उनका कोई घर वर हो, ऊपर कोई कमरे वमरे खाली हो घर में, तो और ऊपर बंदे रख देते हैं। तो अब उसमें क्या, हमारा घर को भाड़े पे चढ़ा देंगे, बढ़िया पैसा आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो भाड़े से भी आदमी जो है वो इनकम कमा सकता है, कमाता है बिल्कुल। दैट इनकम विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेड ऑफ व्हाट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने घर को भाड़े पर उठा करके जो पैसा कमाया उस इनकम को क्लासिफाई किया है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। थर्ड हेड होता है सर, देखो एक व्यक्ति या तो किसी के यहाँ पे काम करेगा, या अपने घर को भाड़े पे चढ़ाएगा, या फिर सर वो खुद ही बिजनेस करेगा, खुद ही एज ए एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव लेगा नए नए आइडियाज के रिगार्ड में। हो सकता है वो एज ए बिजनेस वर्क करे या फिर एज ए प्रोफेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस एंड प्रोफेशन? यू नो, बिजनेस जब आप नॉर्मली रीसेलिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग की एक्टिविटीज करते हो गुड्स के रिगार्ड में, बट व्हेन यू आर इंडल्ज इन प्रोवाइडिंग व्हाट, द सर्विसेज, जैसे मैं आपको एज ए टीचिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, आप एज ए क्लाइंट चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज दोगे अपने क्लाइंट्स को, दीज आर व्हाट, दीज आर प्रोफेशनल सर्विसेज। और यहाँ जो भी आप इनकम अपनी फीस के रूप में कमाने वाली हो ना, वो कहाँ टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, जिसे हम प्यार से बोलते हैं PGBP हेड, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। ये जो मैंने आपको हेड बताया ना, 3 तरीके से बता दिया, या तो किसी के पे नौकरी करके कमा लो पैसा, जॉब करा के सैलरी कमा लो, या अपने घर को भाड़े पे चढ़ा दो, उससे पैसा आ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी, या फिर आप कोई धंधा कर लो, बिजनेस एंड प्रोफेशन। सर ऐसा भी तो सकता है कि मेरे परदादा, मेरे पिताजी बहुत बड़े पैसे वाले थे, खूब सारी जमीन जायदाद छोड़ के गए मेरे लिए, अब अपन से कुछ होता जाता है नहीं है, तो अपन ने सोचा एक काम करो, इन्हें बेचो, अपन एक कमरे में रह लेंगे, जरूरत क्या है इतनी रखने का, सीधी बात है, बेचो, चालू कर दिया। आप अपने कैपिटल असेट्स को बेच रहे हो सर, आपकी मूल्यवान
संपत्तियां रखी थी ना, आपकी प्रॉपर्टीज रखी थी, आपकी ज्वेलरीज रखी थी, एंटीक्स आइटम्स रखे हुए थे, तो ये सारी चीजें बेचोगे, रेंट पे नहीं दे रहे हो, बेच रहे हो, और जब आप बेचोगे तो उस पर जो इनकम कमाओगे सर, दैट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। मतलब सर ये तो गवर्नमेंट कहीं छोड़ ही नहीं रही, कोई तरीका ही नहीं बचा है ना, बहुत सारे चोरी करो, मतलब इन द सेंस करनी नहीं है, मैं एक बता रहा हूँ, मतलब वो नहीं आएगा क्योंकि वो बताएंगे नहीं ना बंद की करी थी, लाइक पर ऐसा नहीं करना है। जो भी आप इनकम कमाते हो आपको अप्रोप्रिएट हेड में क्लासिफाई करती हो गवर्नमेंट। पता है आपके लिए सहूलियत दे रखी है, पता है क्या, वो बोलती है एक काम करो ना यार, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना कि किस हेड में डालूं, कि ये कुछ इनकम होती है, कंफ्यूज होते हैं, हमारे पास आते हैं बहुत सारे क्लाइंट, बोलते सर यार समझ में नहीं आ रहा है इसे किस हेड में दिखाया जाए, फिर हम देखते हैं बताओ टैक्स रेट कहाँ पर है, वहाँ लगा देते हैं उसको। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट द राइट वे। हाँ, उसके लिए उन्होंने एक रेजिडरी क्लॉज दिया हुआ है, अदर सोर्स। सर ये रेजिडरी क्लॉज क्या होता है? अदर सोर्स, जो कहीं ना समझ में आया ना वो उसे से डाल दो। सर केबीसी गया था मैं, कौन बनेगा करोड़पति, 1 करोड़ रुपए प्राइस जीती थी, सच्ची। अब मैं भी ऐसी कंफ्यूज, तो कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए सर, रेजिडरी प्रोविजन है, तो आप जो जीत के आए वो खा जाएगा अदर सोर्स हेड में। सर लॉटरी लग गई, सर हॉर्स रेस पे पैसा लगाया था, वो अखबार में वो नहीं थे पजल वर्ड आते, क्रॉस वर्ड आते भरने के लिए, वो भरते थे बचपन में, मैंने तो भरे थे, पता नहीं आपने भरे कि नहीं भरे, तो वो भेजा था, उसमें भी पैसे निकले थे, तो वो खाएगा अदर सोर्स। तो ये जो इनकम है ना, जो कहीं डिफाइन नहीं हो पा रही, लॉटरी, सट्टेबाजी की, गेम की, इस तरीके की फालतू रूल की सारी जो इनकम है वो सब खा जाएंगे अदर सोर्स में, इंटरेस्ट, कमीशन, सब। राइट, कोई दिक्कत? तो सर ये 5 हेड में आपको रेस्पेक्टिवली 5 चैप्टर्स के अंदर पढ़ाऊंगा और इनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस है वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। करेक्ट? तो ये 5 हेड के अंदर आप अपनी इनकम दिखाओगे, इसके अलावा कोई हेड नहीं बचता जहां आपकी इनकम आएगी। तो सर इन 5 हेड में इनकम लिखाने के बाद आपकी यहां पर ये इनकम आ जाएगी सर। इसके बाद सर एक स्पेसिफिक चैप्टर आता है क्लबिंग का। ये क्या बोलता है? ये बोलता है सर आपका बच्चा है नाबालिग और वो चला गया DID में, डांस इंडिया डांस, और वहां जीत लिया फर्स्ट प्राइज एंड दे गॉट व्हाट द 50 लाख रुपीज विनिंग प्राइज। अब बेचारे सर उस लड़के का पैन नंबर नहीं है, बेचारा बच्चा है, वो तो भी जीता है, तो कौन देगा? गवर्नमेंट बोलती है भाई बच्चा होगा ठीक है, पर तुम लोगे मजे पूरे पूरे, एक्चुअली मतलब मदर फादर, सीधी सी बात है, पैसा तो नहीं बचाएगा, तो हम तुमसे टैक्स लेंगे। तो ऐसा यदि कभी आपके कोई बच्चे इस तरीके से कोई इनकम कमाते हैं, तो उस सिचुएशन में आप उस इनकम को किसके अंदर क्लब करोगे? मतलब वाइफ के या हस्बैंड के, मतलब फादर के या मदर के, तो वो उससे रिलेटेड प्रोविजन कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, और ऐसे और भी पेमेंट होती है कि सर जहाँ क्लब किया जा सकता है, तो वो हम लेटर ऑन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऐसी कोई इनकम है जो आप में क्लब हो रही है, आपके बच्चे की, आपकी वाइफ की, आपके डिपेंड किसी की भी, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। राइट, चलिए सर अपनी इनकम तो ले ली, अपने बच्चों वाली इनकम भी ले दी, ठीक है सर। इसके बाद देखो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, व्हाट इट इज। पता है कई बार क्या होगा, आपको एक अलग से इसके सारे हेड पढ़ने का एक चैप्टर दिया गया है, जहां ये बताया गया है कि यदि किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी भी हेड के अंदर मे बी बिजनेस में नॉर्मली लॉस हो जाता है, तो सैलरी में तो क्या लॉस कैसे होगा मुझे बताना? सैलरी में लॉस हो सकता है क्या? कि एम्प्लॉयर के यहाँ पे जॉब करने गए थे सर और उसने हमसे ही पैसे ले लिए 10,000 रुपये थे ये थोड़ी होगा सर, जॉब तो हम करने गए थे, हमें लेने थे पैसे तो सर सैलरी में तो लॉस नहीं होगा। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी में हाँ सर हो सकता है, कुछ सिचुएशन आती है, मैं बताऊंगा। अब आप भी बोलोगे सर रेंट तो रेंट ही है, सामने वाला घर थोड़ी लेके चला जाएगा हमारा, नहीं, 1-2 सिचुएशंस आएंगी, वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। PGPP हाँ बिजनेस में तो बिल्कुल होता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉस आ सकता है, और अदर सोर्स में भी हो सकता है। किसी हेड में लॉस है तो क्या उस हेड के लॉस को किसी दूसरे हेड के प्रॉफिट से एडजस्ट किया जा सकता है? और यदि किया जा सकता है तो कितना किया जा सकता है? और सर मान लो सभी में लॉस है, तो क्या उसे नेक्स्ट ईयर ले जाएं, फिर अगली बार सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लें? क्या ये अवेलेबल है? तो वो भी वहां पर स्पेसिफाई किया कि कितने साल तक आपको कैरी फॉरवर्ड अलाउड होगा। तो वो हम सारे प्रोविजंस एक रेस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के बारे में बातें करेगा। यदि कोई ऐसे लॉसेस वगैरह हैं और वो आपको अलाउड है अगेंस्ट में सेट ऑफ करना, तो आप उस इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हो। और इसके बाद जो बच्चों आपकी निकल के आती है ना, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। और जब ये पेपर में यहाँ तक इस फिगर तक पहुँचते हैं ना, तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, मतलब अच्छा सा लगता है कि हाँ चलो इतनी सारी मेहनत हमारी रंग लाई, इतने सारे चैप्टर्स की कंपोजिट मेहनत। इसके बाद आता है सर एक इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट वी कॉल डिडक्शंस। बड़े परेशान होते हैं बच्चे इसमें।
सर परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि पता है यहाँ बहुत सारे डिडक्शन है, सेक्शन 80C से लेके 80U तक है सर, और सेक्शन के अंदर भी बहुत सारे सेक्शन है, 80CCD, CCD, CD, यानी कौन कौन सेक्शन है, 80TTT, मतलब दिमाग खराब हो रहा है ना सर, ये क्या हो रहा है, इतने सारे। हाँ, हर एक स्पेशल सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के अंदर गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि इन कैटेगरी ऑफ पर्संस के लिए कोई पेमेंट करेगा, कोई बिजनेसमैन या कोई अदर पर्सन, तो आपको रेस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ टैक्स की एक स्पेसिफिक रेट दी गई है हर एक सिचुएशन में टीडीएस की, उस रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अब वो डिडक्ट तो हो गया, लाइक रमेश ने किसी के लिए काम किया, रमेश का टीडीएस, उस कंपनी जब ने पेमेंट किया रमेश को, तो रमेश का टीडीएस काट लिया। अब ये रमेश जब अपनी इनकम की रिटर्न भरेगा ना सर, तो उस इनकम की रिटर्न में जो टैक्स ये जमा करा के आ चुका है, पहले से ही किसी ने इसके नाम पर जमा करा रखा है, उसका डिडक्शन मिल जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, टीडीएस। हम इसे लेटर में और डिस्कस करेंगे आगे। तो एक तरह से ये हमारी लायबिलिटी को कम करेगा इनकम टैक्स पे। अब सर ये डिडक्शंस जो हमें मिलते हैं, डिडक्शन 2-3 जगह पे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? देखो मैं आपको दो चीजें एक्चुअली में यहाँ पे क्लियर करूंगा। पहले मैं एक बार टीडीएस वाली कॉन्सेप्ट को एक बार थोड़ा साइड रख देना थोड़ी देर के लिए, हम इसे लेटर में भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं पहले जो अदर डिडक्शंस मिलते हैं पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। डिडक्शंस यहाँ पे दो बताए गए, एक है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 10AA और एक डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 है। देखो डिडक्शन जो अंडर सेक्शन 6A जो है, वहां पर आपको 80C से 80U तक के डिडक्शन है। जैसे लाइक आपने कोई LIC का प्रीमियम भर दिया है, करेक्ट, आपने कोई बैंक में कोई टैक्स सेविंग FD जमा करा दी है, करेक्ट, या फिर आपके एम्प्लॉयर ने कोई आपके पेंशन फंड में, बहुत सारे नाम है वहाँ पे स्पेसिफाई, आप उन जगह पे यदि कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया है विद इन द लिमिट है यदि वो, तो उतने रुपए तक का आपकी इनकम में से आप डिडक्शन ले सकते हो, इनकम रिड्यूस कर लो। हाँ, डिडक्शन अंडर 10AA में आपने कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या कोई स्पेसिफिक लोकेशंस हैं, वहाँ यदि आप बिजनेस करते हो तो वहाँ अराउंड 55 ईयर्स तक 100% टैक्स हॉलिडे रहता है। फिर नेक्स्ट 5 ईयर में हाफ ऑफ द प्रॉफिट जो है वो आपका टैक्स हॉलिडे में रहता है। तो वो एक एग्जम्पशन, एक तरीके का डिडक्शन होता है जो आपको वहाँ मिलता है, उन प्रॉफिट्स पर टैक्स नहीं लगेगा आपके पे, तो वो डिडक्शन आपको मिलेगा। हम रेस्पेक्टिव चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सारे डिडक्शंस करने के बाद जो आपके पास इनकम आती है, दैट वी कॉल इज व्हाट, द टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम, जिस पर हम टैक्स लगाएंगे। सर वो टीडीएस वो भी आगे आएगा एक्चुअली में, पहले हमने इनकम में से डिडक्शंस ले लिया, अब हम आगे टैक्स में से भी लेंगे, बताऊंगा कैसे। हाँ, एक चीज याद रखना, टोटल इनकम का जो भी फिगर आता है ना, उसको अंडर सेक्शन 288 के अंदर राउंड ऑफ करना होगा टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। 10 के लाइक 2 से आपकी टैक्स जैसे जो इनकम है वो आ रही है लाइक 2,05,655, क्या बोलते थे, मतलब 5,02,656। अब इसको क्या करोगे, तो 56 को 60 कर दोगे, राइट। 55 होता तो क्या करते हैं सर, कम रखते। 55 से जैसे ऊपर होगा तो आप नेक्स्ट नंबर पे चले जाओगे, अदरवाइज रिड्यूस नंबर पे, राइट। इसके बाद जब आपने इनकम निकाली, आपकी टोटल इनकम, इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करोगे। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 2 रेट दी जाती है, एक जनरल इनकम टैक्स की रेट, एक स्पेशल रेट। ये क्या होता है, देखो जनरल रेट तो जहां मतलब जनरली टोटल इनकम में जो टैक्स की रेट एप्लीकेबल है उस इंडिविजुअल असेसी के लिए। स्पेसिफिक रेट ऑफ टैक्सेस लगती है स्पेसिफिक इनकम पर, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर अलग रेट दे रखी है, डिविडेंड की इनकम पे एक अलग रेट स्पेसिफाई कर रखी है। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इनकम है उस इनकम में से उस पर स्पेसिफिक रेट लगा दो, और जो जनरल रेट वाली इनकम है उस पर जनरल रेट, कौन कौन सी रेट लगेंगी वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। उसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद प्रोविजन आता है सरचार्ज का। गवर्नमेंट का पेट नहीं भरता टैक्स लेकर, टैक्स की रेट तो प्रिस्क्राइब की ही गई है सर एक्ट में, उसके साथ साथ एक सरचार्ज की रेट और बताई गई है जो टैक्स पर रेट लगेगी। मतलब लाइक आपकी इनकम आ रही है ₹1,00,000, करेक्ट, उस ₹1,00,000 पे आपने टैक्स लगा दिया 10% के हिसाब से 10,000 रुपीज। अब गवर्नमेंट इस 10,000 पे खुश नहीं है, वो बोलती है हमें इस टैक्स पर भी सर कुछ टैक्स चाहिए, एंड दैट वी कॉल्ड इज सरचार्ज। लेट सपोज मान लो ये 10% है, तो ये किस पे लगेगा पता है, ये लगेगा टैक्स की अमाउंट पे। तो मतलब 10,000 का 10% 1,000 रुपीज सरचार्ज हो गया। गॉट इट सर, ये तो बहुत नाइंसाफी है, मतलब डबल टैक्सेशन, बिल्कुल। पर हाँ, सरचार्ज लगता तब है जब आपकी इनकम एक स्पेसिफिक लिमिट को ऊपर करेगी। मतलब आप जब 14 पैसे कमाने वाले होते हो ना, तो फिर सरकार बोलती है थोड़ा सा इधर भी तो दो, तुम हमारी सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, तो थोड़ा सा हमें भी तो डेवलपमेंट के लिए मिलना चाहिए, करेक्ट। तो वो आता है सरचार्ज के अंदर। अभी नहीं रुकती गवर्नमेंट बोलती है कि सर हम टैक्स पे नहीं रुकेंगे, हम सरचार्ज पे भी नहीं रुकेंगे, हमें अभी एक और चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, HSEC, मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सर, जो कि कंपल्सरीली 4% हमेशा लगेगा। सर ये किस पे लगेगा, ये तुम्हारा लगेगा सर टोटल अमाउंट ऑफ जो भी आपकी टैक्सेस आए अभी तक सरचार्ज को ऐड करने के बाद। जैसे यहां पर अब टोटल हो गया लाइबिलिटी 11,000 रुपए टैक्स की,
इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो अब इस 11,000 पे 4% का आपको क्या लगाना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, राइट। आप इस अमाउंट को यहाँ ऐड कर दोगे तो आपको पता लगेगा टोटल टैक्स पेबल, राइट। हाँ, इसके बाद सर इस लाइबिलिटी में से यदि आपका वो टीडीएस वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था कि आपके बिहाफ पर किसी ने टैक्स जमा करा दिया पहले ही, तो वो टीडीएस जो है वो आपके 26 AS करके एक सर्टिफिकेट आता है गवर्नमेंट की साइट पर, जब आप रियल लाइफ में वर्क करोगे तो वहाँ इंडिकेट होता है, तो वहां पर वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और आप उसे उसमें से माइनस कर दोगे। उसके बाद जो लाइबिलिटी आएगी, दिस इज योर नेट इनकम टैक्स लाइबिलिटी बच्चों। और यहां पर आकर फिर से हमें एक राउंडिंग ऑफ वाला प्रोविजन अप्लाई करना होगा, एंड दैट इज सेक्शन 288B। और ये भी सेम वही बात करता है, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10 तक आप इसे क्या करोगे, राउंडिंग ऑफ कर दोगे, राइट। तो दिस इज द होल सिस्टम और वी कैन द फॉर्मेट वी कैन से, जिस तरीके से आपको हर एक इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेट करना है, हर एक एसएससी का। हाँ, थोड़ा बहुत मॉडिफाई होगा, थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, बहुत सारी चीज़ें याद में रखनी पड़ेंगी, बट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक एक जो स्ट्रक्चर है वो ये रहने वाला है। आई होप यू गेट माई पॉइंट सर। पर यहाँ पर कंप्लीट नहीं प्रोसेस, क्योंकि आगे कुछ स्टेप दे रखी है 13, 14, 15, 16 नहीं 15 तक की लास्ट। ये क्या बोलती है जरा देखते हैं। 13th स्टेप बोलती है सर AMT, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। एक्चुअली में क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक असेसीज के लिए एक अलग से एक चैप्टर डाला हुआ AMT का। वो ये बोलते हैं कि सर आपने ये जो नॉर्मल प्रोविजंस का यूज करके इनकम टैक्स के ये टैक्स कैलकुलेट कर लिया, हमने कुछ अलग से प्रोविजन और बनाए, जैसे हम बोलते हैं AMT प्रोविजंस, जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। आप उस चैप्टर के प्रोविजंस लगाकर एक बार दोबारा से टैक्सेशन कैलकुलेट करो और देखो क्या लाइबिलिटी आती है। जो ज्यादा आ रही होगी ना, हमें वो चाहिए, मतलब मिनिमम अल्टीमेटली हमें ये अमाउंट तो चाहिए, ये मिनिमम है। लाइक आपकी लाइबिलिटी आ रही है पे 11,400 रुपए फॉर एग्जाम्पल, 11,440, करेक्ट। अब आपने जब AMT के प्रोविजंस को लगाया तो वहां पर 15,000 आ रही है, तो आपको 15,000 पे आउट करना पड़ेगा। जो एक्सेस अमाउंट जो आपने दिया है वो आपकी क्रेडिट बन जाएगा, जो आप आगे सेट ऑफ कर सकते हो। ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये बहुत ही कम आएगा आपके लिए कॉन्सेप्ट में। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 14 दे रखी है, जहां पर आपको कुछ टैक्स रेजिम के सेक्शन दिए हुए हैं डिफरेंट 115 BAC, 115 BAA, 115 BAB और एनी अदर टैक्स पे अंडर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। मतलब अलग अलग जगह पर इनकम टैक्स में कुछ स्कीम दी गई है। एक स्पेसिफिक यदि कोई इंडिविजुअल है या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को यदि कोई एसएससी कंप्लाई करता है, तो फिर उस पर्टिकुलर रेजिम में जो प्रोविजन है उनको उसके अकॉर्डिंगली टैक्सेशन चार्ज करना होगा। और इस स्कीम हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, हमें सिर्फ एक वाला नई स्कीम पढ़नी है जो इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल होती है, वो मैं लास्ट में इस चैप्टर में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सर ये सारी चीजें कैलकुलेट तो हमने कर ली, क्या गवर्नमेंट को डाटा भी देना है क्या? बिल्कुल सर, आपको इनकम टैक्स की साइट पर जाना है, वहां पर हमने ITR फाइल कर ली, इनकम टैक्स रिटर्न। उस रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में ही बोल रहा है सर, क्या कि असेसी को एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया जाता है, जिस फॉर्मेट में वो अपनी इनकम की इंफॉर्मेशन को फर्निश करता है डिपार्टमेंट को, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ इनकम। फॉर्मेट जो है सर वो अलग अलग असेसीज के लिए अलग अलग नोटिफाई किया जाता है CBDT के द्वारा। आप देखोगे तो ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 ये फॉर्म्स के नाम होते हैं। और अलग अलग असेसी, लाइक बिजनेस वाला असेसी है तो उसके लिए अलग फॉर्म अप्लाई होगा, सैलरी वाला है तो अलग अप्लाई होगा, लाइक दैट। द एक्ट हैज प्रिस्क्राइब द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ डिफरेंट असेसीज। बिल्कुल एक्ट के अंदर डेट भी प्रिस्क्राइब की गई है कि किस डेट तक आपको ये रिटर्न जो है वो फाइल कर देनी है, राइट। तो दिस इज अ बेसिक लाइक मैं बोलूँ थीम बिहाइंड द एंटायर प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आई होप यू गेट माई पॉइंट, राइट। यहाँ तक सर मैंने सिर्फ आपको एक पीयर रिव्यू दिया है बच्चों, पता है, दिस इज जस्ट अ पीयर रिव्यू, काइंड ऑफ ऊपर से मैंने ओवरऑल व्यू दे दिया कि ऐसे कुछ किया जाता है टैक्सेशन निकालने के, पर इतना आसान थोड़ी है। क्योंकि सर ये जो पीयर रिव्यू था ना, ये सिर्फ पीयर ही था एक्चुअली में, क्योंकि जब हम डिटेल में जाएंगे ना तो ये बहुत वास्ट होने वाला है। एक एक चीज के बारे में हम इन डिटेल इन प्रोविजंस के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज जो ये वीडियो है उस चलिए, तो ये मैंने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड करी कि इस तरीके से जो है टैक्सेशन चार्ज किया जाएगा, इस तरीके से एक प्रोसेस फॉलो होगी। अब हम एक एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, देखो हर एक्ट के अंदर सेक्शन 2 जो है वो सारी डेफिनेशंस देता है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किए गए एक्ट में उन्हें डिफाइन कर देता है पहले ही शुरुआत में।
तो यहाँ पर भी सर एक्ट के अंदर सेक्शन 2 के अंदर बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, बट यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ली है जो आपकी कैलकुलेशंस में यूज होने वाली है। सबसे पहले डिफाइन किया गया असेसी को अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर। और असेसी का मतलब क्या होता है? असेसी का मतलब सर हर एक वो व्यक्ति जिसकी इनकम पर टैक्स की लायबिलिटी आने वाली है या जिसकी इनकम पर अभी टैक्स की लायबिलिटी आती है। जरा देखते हैं, एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ इट। मतलब इस एक्ट के प्रोविजंस के मद्देनजर यदि किसी पर्सन की इनकम के रिगार्ड में कोई प्रोसीडिंग्स की जा रही है तो, या फिर द इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल। सर इनकम आपकी नहीं है, इनकम किसी और की है, पर प्रोसेस वो आपके पास की जा रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने इसे क्या कर दिया है, डाइवर्ट कर दिया। लाइक आपके पास कोई पेमेंट आने वाला था, आपने बोला कि टैक्स लगेगा, इसलिए आपने अपने दोस्त की तरफ सरका दिया उस पेमेंट को। नहीं चलेगा, डिपार्टमेंट बोलेगा बिल्कुल नहीं चलेगा, दिस इज इलीगल और हम आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करेंगे इस एक्ट के अंदर। तो अल्टीमेटली दैट विल बी द आल्सो कॉल्ड असेसी एंड हिज इनकम अल्टीमेटली द फ्रेंड्स इनकम विल आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू योर इनकम। द लॉस सस्टेन्ड बाय हिम और बाय सच अदर पर्सन। यस, मतलब ये जो प्रोसीडिंग्स है सर इस एक्ट के अंदर, चाहे उसकी इनकम के रिगार्ड में हो, किसी और की इनकम है पर उस पर असेस्ड हो रही है, उस पर टैक्स हो रही है, उसके रिगार्ड में हो, या कोई लॉस हुआ हो सर जिसका उससे सेट ऑफ डिडक्शंस लेने हैं, या कोई अमाउंट रिफंड हुई हो या किसी अदर पर्सन को रिफंड हो रही हो इनकम टैक्स के रिगार्ड में, करेक्ट। तो उस पर यदि वो प्रोविजन यदि लग रहे हैं तो वो असेसी के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अभी अपन आगे प्रोविजंस पढ़ेंगे बहुत सारे जहां पर आप एक्चुअल में असेसी नहीं हो, बट आपकी हरकतें, आपकी कुछ सिचुएशंस, कुछ पेमेंट जो आपको ऐसे रिसीव हुए हैं जिनकी वजह से आपको डीम्ड टू बी असेसी बनना पड़ेगा सर, डीम्ड टू बी ऑनर बनना पड़ेगा सर, वो मैं बताऊंगा, वहां पर भी उसे असेसी डिफाइन किया जाता है। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। आप असेसी नहीं हो सर, आप असेसी इन डिफॉल्ट हो। आपने बोला कि भाई मेरे पे नहीं लगेगा, आपने लॉ तोड़ दिया, आपने गैर कानूनी काम कर दिया, आपने टैक्स बचा लिया, चोरी कर ली, तो क्या असेसी इन डिफॉल्ट हो? लॉ के प्रोविजंस को तोड़ रहे हो। तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि सर मैंने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, काय का असेसी। बिल्कुल हो सर, क्योंकि हमने प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया है अल्टीमेटली। तो यदि आप कोई ऐसे प्रोविजंस को डिसोबे करते हो तो दैट इज व्हाई यू कंसीडर एज असेसी इन डिफॉल्ट, और तो अभी आप पर इस एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है पर्सन चार्जिंग सेक्शन। बोला था ना, हर एक पर्सन और उसकी इनकम और पर्टिकुलर रेट पे टैक्स लगाया जाएगा। तो पर्सन कौन है सर? यहाँ पर पर्सन में सर इन्होंने हर एक व्यक्ति को इंक्लूड कर लिया। देखो असेसी ने पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन लिया है? इंडिविजुअल, आप, हम, तुम, सभी लोग जो मिलकर के बिजनेस नहीं करते, अकेले अकेले करते। मतलब HUF कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कोई बिजनेस करती है, कंपनी या फिर फर्म हो सकती है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, कुछ लोग मिलकर के कोई प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल ट्रेड एसोसिएशंस जो भी नॉर्मली मेंबर्स क्लब वगैरह नहीं होते, ये एक तरीके की AOP क्या बोलते हैं, BOI पे वर्क करते हैं। कई सारे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अल्टीमेटली मिलकर के एक बॉडी क्रिएट करते हैं जो वर्क करती है, जिसमें बहुत सारा पेमेंट रिसीव भी होता है, जाता भी है। तो ये भी इनकम टैक्स के अंदर असेस की जाएगी। देखो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में डिफरेंस पता है क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन में कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, इंडिविजुअल कंपनी भी हो, कोई भी, पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में मेंबर सिर्फ इंडिविजुअल ही बनता है। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो BOI में सिर्फ इंडिविजुअल बनेगा, जबकि AOP में कोई भी मेंबर बन सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोकल अथॉरिटीज, आपके आसपास जो नगर निगम वगैरह ये देखते हैं जो डेवलपमेंट के वर्क करते हैं, ये भी इसी के अंदर क्लासिफाई किए जाएंगे, लाइक म्युनिसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स विच आर लीगली एंटाइटल्ड टू डू अ पर्टिकुलर वर्क, एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स लाइक कोर्ट वगैरह नहीं होती आपकी, इनमें जो जजेस वगैरह होते हैं इनकी इनकम हो गई, या कुछ बार काउंसिल्स वगैरह जो लॉ के अकॉर्डिंग फ्रेम की गई ये चीज़ें, वो भी आपकी एंटिटीज़ के डिफाइन किया जाएगा, यानी असेसी की, और इनकी भी इनकम पर टैक्सेबिलिटीज चार्ज की जाएगी, इनके लिए भी प्रोविजंस कंप्लाई किए जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन AOP और BOI के बारे में एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि BOI में सिर्फ इंडिविजुअल ही मेंबर बन सकते हैं, जबकि AOP में कोई भी पर्सन हो सकता है। In case of an AOP, member voluntarily come together and common will for a common intention or purpose. Where in case of a BOI, such common will may or may not be present. बिल्कुल देखो AOP के केस में common will होना जरूरी है, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में will जरूरी नहीं है कि हो, हर एक की सेम, डिफरेंट भी हो सकती है। इसके बाद दो और प्रोविजंस आते हैं, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। देखो नॉर्मली एक असेसमेंट ईयर 12 महीने का होता है, 12 महीने का एक पीरियड होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है हर साल। दिस ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड इज द प्रीवियस ईयर एंड द सच इनकम इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर विच इज द असेसमेंट ईयर। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपने 1 अप्रैल, एक मिनट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 21-22 में
कोई इनकम अर्न करी, राइट, और उस इनकम पर आपको टैक्स कब देना है पता है? उस इनकम पर आप टैक्स जो दोगे 2021 में आपने एक इनकम अर्न करी, उस पर टैक्स की जो लायबिलिटी राइज होगी वो आपकी 21-22 में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्राइस होगी। और फाइनेंशियल ईयर आपको पता ही होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। यस सर। तो अल्टीमेटली यदि मैं बोलूँ तो 20-21 में यदि आपने कोई इनकम अर्न करी है तो इसे तो बोला जाएगा प्रीवियस ईयर, और इस प्रीवियस ईयर पे जो इनकम पर टैक्स लिया जाएगा वो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में लिया जाएगा सर, दैट इज 21-22। तो वही लिख रहा है कि द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज व्हाट प्रीवियस ईयर, एंड द सच इनकम इज टैक्सेबल इन द इमीडिएटली फॉलोइंग ईयर, जस्ट जो नेक्स्ट ईयर है उसमें टैक्स हो जाएगी, एंड दैट वी कॉल्ड इज व्हाट असेसमेंट ईयर, राइट। उसके बाद द इनकम अर्नड इन द प्रीवियस ईयर 2023-24 इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर 24-25। मतलब ये बोल रहा है सर कि 23-24 में यदि आपने कोई इनकम अर्न करी है तो आप उस पर टैक्सेशन किस ईयर में प्रोवाइड करोगे? आपको टैक्स चार्ज होगा 24-25 में। चलिए एक बार प्रीवियस ईयर भी देखते हैं सर, प्रीवियस के बारे में क्या बोला है। इट मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर जिसमें आप टैक्स दे रहे हो उससे जस्ट पहले वाला साल, मतलब 21-22 के लिए 20-21 इज द प्रीवियस ईयर। ओके, बिजनेस और प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब यदि सर कोई बिजनेस पहली बार अभी नया नया सेटअप हुआ है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या ले? तो भाई वो जिस दिन सेटअप हुआ है ना उस दिन से लेकर जो नेक्स्ट इमीडिएट जो 31 मार्च आएगा उस दिन तक का पीरियड उसका प्रीवियस ईयर हो जाएगा। मतलब सर कि 12 महीने से कम का पीरियड भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने 1 मार्च को बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका पहला प्रीवियस ईयर पता है कब होगा? 1 मार्च से 31 मार्च तक, क्योंकि फिर अप्रैल से तो असेसमेंट ईयर लगने वाला है। तो इनकम अर्न, ये देखो क्या लिख रहा है, बिजनेस और प्रोफेशन, द प्रीवियस शैल बी पीरियड बिगिनिंग ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन एंड एंडिंग विद 31 मार्च। उन्होंने यहाँ पर देखो बोला स्टार्ट तो कब से हो सकता है? जब वो बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, जिस दिन उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया उस दिन से आपका ईयर स्टार्ट हो जाएगा, पर वो एंड 31 मार्च हो जाएगा। वहां पर हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा पीरियड लिया था असेसमेंट में। ध्यान रखना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रीवियस ईयर भी हमेशा 12 महीने, नहीं, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस होंगी जहां प्रीवियस ईयर 12 महीने का नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। कब? जब एक कोई नया बिजनेस सेटअप किया गया हो इस पर्टिकुलर ईयर में, राइट। आई होप यू गेट माय पॉइंट। चलिए, हाँ इस चीज के रिगार्ड में मैं एक छोटा सा एक पॉइंट बता देता हूँ, आगे एक प्रोविजन आएंगे एक्चुअली में। अभी मैंने नॉर्मली आपसे एक बोला है जनरल प्रोविजन क्या होता है। जनरल प्रोविजन ये होता है कि इनकम जो है प्रीवियस ईयर की वो टैक्स की जाती है, असेस की जाती है असेसमेंट ईयर में, जो कि जस्ट फॉलोइंग नेक्स्ट ईयर है। मतलब लाइक 20-21 में कोई पैसा कमाया आपने तो उसका टैक्स 21-22 में देना होगा आपको, राइट। बट सर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपको इनकम पर टैक्स उसी ईयर में देना होगा जिस ईयर में आपने उस इनकम को अर्न किया है। आप नेक्स्ट असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं कर सकते हो। वो पर्टिकुलर केसेस कौन कौन से, एक बार इस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे। कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस हैं सर, ये सेक्शन 172, 174, 174A, 175 और 176, ये कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है। यहां पर यदि कोई इनकम आप अर्न करते हो इन केसेस में तो वहां आपको टैक्स उसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में पे आउट करना है, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना है। पहला केस, शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट। सर कोई फॉरेन कंपनी है, कोई विदेशी व्यक्ति है जो शिपिंग बिजनेस करता है, आपके लिए माल लाता है और जाता है, देश में आकर के जाता है। हमें उस पर विश्वास नहीं है एक्चुअली में। हमें पता है ये व्यक्ति आएगा, पोर्ट पर अपना माल फिलअप कर देगा, खत्म कर देगा, फिर निकल जाएगा, फिर नहीं पकड़ में आना है व्यक्ति। तो ये जैसे ही माल देता है ना यहाँ पे अपना फेयर कलेक्ट करता है, भाई टैक्स ले लो इससे, तभी इंतजार मत करो अगले महीने अगले साल कहाँ पकड़ते बैठोगे, इसका तो कोई ऑफिस भी नहीं है यहाँ पर, ये तो कोई विदेशी कंपनी है जो आपका माल यहाँ से डिलीवर कर रही है बस। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना, तुरंत ले लो। पर्सन लिविंग इंडिया, जो अब हमारा रहा ही नहीं तो अब आप उससे किस हक से मांगोगे आगे? डेफिनेटली नहीं मांग सकते, तो जाने ही मत दो ना, पहले ही ले लो उससे, अब जात हो कहीं भी। तो ऐसे लोगों पर भी बिल्कुल रहम नहीं करना असेसमेंट ईयर के लिए। नेक्स्ट है सर एओपी और बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और अ पर्पस। सर दिल्ली में वो होने वाले थे ना अभी ओलंपिक गेम्स, तो उसके लिए अलग से एक एसोसिएशन बनाई गई थी, 6 महीने का बढ़िया कार्यक्रम था, उसमें बहुत सारा पैसा आया गया, बहुत सारा खर्चा हुआ, बहुत सारी इनकम हुई। अब क्या डिपार्टमेंट इंतजार करेगा कि सर मैं जब गेम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट असेसमेंट पकड़ूंगा? मिलेगा भी नहीं इनमें से कोई भी व्यक्ति। अभी ले लगा लो टैक्स, अभी है तो सही है, कम से कम ये मेला लगा हुआ है पूरा आपका। तो ऐसे लोगों से भी हाथ कर दिया जाता है। और सर यदि किसी बिजनेस नेक्स्ट है पर्सन इज लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्सेस। कई बार कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जहां साफ लगेगा कि ये ट्रांजैक्शन किया ही इसलिए गया है कि टैक्स अवॉइड किया जा सके। तो इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है तो ऐसी चीजों पर टैक्स हाथ की हाथ उस ईयर में लगा दिया जाएगा। उसके बाद कुछ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सर धंधा ही बंद हो गया,
अब कहाँ मिलेगा ये बंदा, तो हाथ का टैक्स ले लो, असेसमेंट ईयर तक इंतजार करना ही नहीं है। तो दीज आर सम रेलेवेंट केसेस, 5 केसेस है सर जो एक्सेप्शंस में आते हैं, जिनकी इनकम पर टैक्स आप प्रीवियस ईयर में ही पे कर देते हो, असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करते हो, राइट। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर अभी तक हमने बेसिक थोड़ी जो थीम थी वो समझी इनकम टैक्स की। अब इसके बाद जो चैप्टर है वहां हम रेट्स पढ़ेंगे इन केस ऑफ डिफरेंट असेसीज। एक इंडिविजुअल के लिए क्या रेट्स अप्लाई होती है, सरचार्ज की क्या रेट होती है, करें रिबेट्स कुछ मिलती है क्या नहीं मिलती, मार्जिनल रिलीफ्स कुछ है क्या नहीं, करें और कुछ स्पेसिफाइड इनकम्स के बारे में भी पढ़ेंगे अपन, जिन पर स्पेसिफिक टैक्स रेट्स लगती है। तो वो प्रोविजन हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, करें। आज के लिए मैं अपने सेशंस को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ एंड बाकी की यदि आपको कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज है, यू जस्ट पोस्ट योर क्वेरीज इनटू द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड बाय बाय, टेक केयर।